एक बार पुनः बच्चों आपका एल्गी की क्लास में स्वागत है। अब तक हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। आज से हम एल्गी के सदस्य जो हमारे सिलेबस में हैं उन सदस्यों की लाइफ साइकिल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट के अंदर पहला मेंबर है वो है ऑसिलेटोरिया। थैलस जब हमने पढ़ा था कि एल्गी में किस प्रकार का थैलस पाया जाता है, उस समय ये बात हुई थी कि ऑसिलेटोरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का सदस्य है। नील हरित शैवाल है ऑसिलेटोरिया और इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। नील हरित शैवाल जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं और इनकी जो क्लास है वो साइनोफाइसी कहलाती है, जिसको हम मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ऑसिलेटोरिया, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, इसका वर्गीकरण, इसका डिवीजन है साइनोफाइटा, क्लास है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, फैमिली ऑसिलेटोरिएसी और जीनस है ऑसिलेटोरिया। ये आप देख सकते हो कि ऑसिलेटोरिया के अंदर ये आपको फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सिंगल फिलामेंट्स हैं और इन फिलामेंट्स के अंदर ये आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स हैं, लेकिन कोशिकाएं एक ही लाइन में सारी की सारी लगी हैं और कोई भी फिलामेंट ब्रांच नहीं है, तो अनब्रांच्ड है। अब इसका अपन डिटेल में अध्ययन करते हैं। ऑसिलेटोरिया, सबसे पहली बात आती है कि कहाँ पाया जाता है। हम जब भी किसी मेंबर की लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी प्लांट की जब हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये होता है कि वो कहाँ पाया जाता है। फिर उसके बाद उसका थैलस कैसा होता है, थैलस के अंदर सेल्स कैसी होती हैं, उनके अंदर ग्रोथ कैसी होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स किसी भी सदस्य की जीवन चक्र के बारे में पता होने चाहिए। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑसिलेटोरिया कहाँ पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी कि ज़्यादातर ये साफ पानी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये रेन वाटर पूल्स, बारिश के पानी के जो गड्ढे हैं, झरने हैं, या इसके अलावा तालाब्स में, झीलों में और इवन रोड्स की साइड पे जो छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है या गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, उनके अंदर भी ऑसिलेटोरिया पाया जाता है। इसके अलावा ये पूल्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, तालाबों के अंदर या गंदे पानी जहाँ लगातार बह रहा है, गंदा पानी, ड्रेन स्ट्रीम्स जिसको अपन कहते हैं कि घरों से बाहर निकल के जब पानी लगातार बहता रहता है, उस गंदे पानी के अंदर भी, पत्थरों के ऊपर भी और नम सॉइल, नम मिट्टी के ऊपर भी ऑसिलेटोरिया पाया जाता है। जिस भी सरफेस के ऊपर ये पाया जाता है, जैसे वाटर की सरफेस के ऊपर है या दलदली जमीन के ऊपर है ये, तो उनके ऊपर ये एक पतली नीले हरे रंग की एक लेयर बना देता है, थिन लेयर शीट बना देता है ब्लू ग्रीन कलर की। ऑसिलेटोरिया ऐसी जीनस है जो कि उस सभी तरह के पानी में पाया जा सकता है जहां पर कोई भी एल्गी सरवाइव नहीं कर सकती। जहां कोई एल्गी नहीं पाई जाएगी वहां पर ऑसिलेटोरिया मिलने के चांसेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेटोरिया हर तरह के वातावरण में पाया जाता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल, जैसे कि ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स, ये समुद्री पानी में पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, ये -16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब माइनस के अंदर है, यानी कि बर्फ जमी हुई है, उस तरह की बर्फ के ऊपर या उस तरह के टेम्परेचर में ये उपस्थित होता है। ऑसिलेटोरिया सेलाइना और ऑसिलेटोरिया लाइमोसा, ये दोनों के दोनों सेलाइन वाटर के अंदर, जहाँ पर कि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर पाए जाते हैं। ऑसिलेटोरिया रूबिसेंस, ये लेक्स और पॉन्ड्स के ऊपर इतना अत्यधिक पाया जाता है कि वाटर ब्लूम्स बना देता है। वाटर ब्लूम्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाटर ब्लूम्स क्या होते हैं, कि जब पूरी की पूरी एल्गी वाटर की सरफेस को, वाटर के ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है और अंदर के जीवों को वहां से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, तो उनको हम वाटर ब्लूम्स कहते हैं। ऑसिलेटोरिया टेरिप्रिफॉर्मिस, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी कि गर्म पानी के जो झरने हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसी तरह से कुछ एक स्पीशीज हैं ऑसिलेटोरिया के जो सेप्रोफिटिक भी हैं, परजीवी के रूप में भी पाई जाती हैं। ये एनिमल्स के पाचन तंत्र में और श्वसन तंत्र के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऑसिलेटोरिया की स्पीशीज ब्लू ग्रीन के अलावा भी कलर शो करती हैं,
जैसे प्रोलिफिसा जो कि रेड कलर का होता है, ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा जो कि ब्लू कलर का होता है, ऑसिलेटोरिया एंगुस्टा कलरलेस है। इंडिया के अंदर ऑसिलेटोरिया की 105 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ एक कॉमन स्पीशीज हैं, ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा, ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स, ऑसिलेटोरिया एंगुस्टा, ऑसिलेटोरिया क्लोरिना और ऑसिलेटोरिया सेंक्टा। उसके बाद आता है ऑसिलेटोरिया का थैलस, कि थैलस कैसा होता है, यानी कि प्लांट बॉडी कैसी होती है। ऑसिलेटोरिया अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी है, यानी कि अशाखित तंतुमय एल्गी है, तंतु के अंदर शाखन नहीं पाया जाता। इसके फिलामेंट्स या तो किसी धरातल से अटैच होते हैं या पानी के ऊपर मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। ज्यादातर ये सिंगल होते हैं, कई बार ये खूब सारे फिलामेंट्स आपस में इकट्ठे होकर के एक दूसरे से उलझ करके पूरे इंटरवोवन होकर के एक नेट का निर्माण कर देते हैं, एक जाल का निर्माण करते हैं, जो कि पानी के ऊपर एक शीट की तरह पाया जाता है। इसके फिलामेंट्स जो है वो यूनिसीरिएट होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय मोटे होते हैं। बहुत कोशिकीय होते हैं, लेकिन उनकी मोटाई जो है वो एक कोशिका जितनी होती है। जनरली फिलामेंट्स नेकेड होते हैं, लेकिन कई बार उनके चारों तरफ म्यूसिलेज की शीथ भी पाई जाती है। हर ट्राइकोम या इसके फिलामेंट को हम ट्राइकोम भी कहते हैं। हर ट्राइकोम लंबा, फ्लैट और धागे नुमा होता है, जो कि बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। सभी कोशिकाएं एक जैसी दिखाई देती हैं और कोशिकाओं की चौड़ाई लंबाई की तुलना में ज्यादा होती है। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है और सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाए जाते, कोशिकांग नहीं पाए जाते। फिलामेंट्स ज्यादातर चिकने होते हैं और थोड़े बहुत कभी कभी अनुप्रस्थ भित्तियों के ऊपर संकीर्णन पाया जाता है। फिलामेंट्स की एंटीरियर सेल यानी कि टॉप की सेल, टर्मिनल सेल जिसको हम एपिकल सेल भी बोलते हैं, वो पोलैरिटी शो करती है। उसकी शेप अलग होती है, इसीलिए इसका फिलामेंट जो है वो ध्रुवता शो करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका अग्र भाग है, ये इसका पश्च भाग है। वो कैसे पता चलता है ट्राइकोम के अग्र और पश्च भाग का? अग्र भाग के ऊपर एक एपिकल सेल पाई जाती है, जिसकी शेप अलग अलग होती है। कहीं ये कॉनिकल शेप होती है, कहीं ये डोम शेप होती है, कहीं एक्यूमिनेट होती है, कहीं फ्लैट होती है, और कईयों के ऊपर सेल्स के ऊपर एक मोटी भित्ति पाई जाती है, मोटी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ये देखो, ये इसका फिलामेंट है, ये ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट आप देख सकते हो। इनके अंदर ये एक सेल है, आप देखो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये सेल्स की ये चौड़ाई है, ये लंबाई है सेल की और ये चौड़ाई है। तो सेल्स चौड़ाई में ज्यादा होती हैं और लंबाई में कम होती हैं। इसके अलावा आप एपिकल सेल देखो, ये डोम शेप एपिकल सेल आपको दिखाई दे रही है, तो ये इसका अग्रभाग है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये बीच में क्लोरोफिल और न्यूक्लियस मटेरियल दिखाई देता है और ये बाकी सेल्स दिखाई देती हैं। एपिकल सेल की शेप के आधार पर स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे उसकी एपिकल सेल होगी या जैसे टर्मिनल सेल होगी, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये स्पीशीज हो सकती है। जैसे कि कर्व्ड, वक्र आकार की या कॉन्वेक्स शेप की जो एपिकल सेल है वो ऑसिलेटोरिया एनी में होती है। इसी तरह से एक्यूमिनेट, थोड़ी सी लंबाई लिए हुए जो होती है, वो ऑसिलेटोरिया एक्यूमिनेटा और ऑसिलेटोरिया ब्रेविस के अंदर पाई जाती है। ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स के अंदर डिस्क शेप पाई जाती है, और इसी तरह से कैलिप्ट्रा के रूप में, थिक मेम्ब्रेन के रूप में प्रोबिसिडिया के अंदर पाई जाती है। ये आप देखो शेप्स के आधार पर, ये कैप के आकार की कैपिटेट, ये ओवल अंडाकार, ये एक्यूमिनेट मतलब थोड़ी सी लंबी है, एक्यूमिनेट, कैपिटेट यहाँ पर ये पूरी की पूरी कैप है मोटी भित्ति के साथ। इसी तरह से आप ये देखो, ये कैलिप्ट्रा है, मोटी भित्ति के जो कैलिप्ट्रा पाया जाता है, ये राउंड शेप। तो अलग अलग तरह की एपिकल सेल अलग अलग स्पीशीज के अंदर पाई जाती है। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हो कि सेल्स की चौड़ाई लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा है। अब आता है सेल। ऑसिलेटरी के अंदर सेल कैसी होती है? हमने पहले भी कहा कि ऑसिलेटोरिया के फिलामेंट के अंदर सभी सेल्स एक जैसी होती हैं, केवल एपिकल सेल की शेप अलग होती है।
तो यदि एक सेल का अध्ययन करें तो उसके हम दो भागों में बांट सकते हैं। बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है और अंदर पूरा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल वॉल हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल कैसी होती है। फिर भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो सेल वॉल इसके अंदर 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है। अगर हम अंदर से बात करें तो सबसे अंदर की तरफ 2000 एंगस्ट्रॉम थिक स्ट्रक्चरल लेयर पाई जाती है। सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है 2000 एंगस्ट्रॉम थिक स्ट्रक्चरल लेयर। उसके बाहर की तरफ 160 एंगस्ट्रॉम की एक लेयर पाई जाती है और उसके बाहर की तरफ 90 एंगस्ट्रॉम की एक लेयर पाई जाती है। तो सबसे बाहर जो सेल वॉल की लेयर है वो 19 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, 19 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। सबसे अंदर की जो लेयर है स्ट्रक्चरल लेयर, उसके अंदर 700 एंगस्ट्रॉम के छिद्र पाए जाते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनकी थिकनेस 700 एंगस्ट्रॉम होती है और ये छिद्र बीच वाली लेयर पे जाकर के खत्म होते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर से शुरू होते हैं और बीच वाली लेयर पे जाकर के ये एंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3 लेयर्स दिखाई दे रही। ये सबसे बाहर की तरफ ये अपने म्यूसिलेजिनस शीथ है। उसके बाद 3 लेयर्स के अंदर 1, 2 और 3, ये सबसे अंदर स्ट्रक्चरल लेयर, फिर उसके बाद मिडल लेयर और सबसे बाहर की तरफ आउटर लेयर। ये 3 लेयर्स है। बाकी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस हैं, वो भी हम आगे और देखेंगे। 160 एंगस्ट्रॉम लेयर और आउटर लेयर यानी कि मिडल लेयर और बाहर की लेयर, ये अनुप्रस्थ भित्तियों को बनाने में भाग नहीं लेती हैं। अनुप्रस्थ भित्तियां जो हैं, क्रॉस वॉल्स जो हैं, वो केवल अंदर की स्ट्रक्चरल लेयर से बनती हैं। पूरी की पूरी सेल वॉल म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। अब यदि सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ हुई, उसके बाद सेल वॉल आई। सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया के अंदर साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में बटा होता है। परिधि की तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं और सेंटर में जो कलरलेस पार्ट पाया जाता है साइटोप्लाज्म का उसको हम सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं। क्रोमोप्लाज्म जो है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमेला या थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। इनके अंदर, इन थाइलेकॉइड्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। ऑसिलेटोरिया में फाइकोबिलिन्स, सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आप देखो, ये एक सेल है। इस तरह से ये बहुत सारी सेल्स हैं। ये सेल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इसका परिधीय क्षेत्र है इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म और सेंटर का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। यहाँ पर थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं और उनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स में मैंने बताया क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स में सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स छोटी छोटी वेसिकल्स के अंदर पाए जाते हैं जिनको कि हम फाइकोबिलिसोम्स कहते हैं। मध्य में सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है जिसको कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है जो कि मेनली डीएनए का बना होता है। इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं। ये मेनली डीएनए का बना होता है। इसके अलावा सेल के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह के कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं होते। ऑसिलेटोरिया में रिजर्व फूड मिक्सोफिशियन स्टार्च के रूप में और लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया की सेल में गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं।
छोटी-छोटी गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये उन्हीं स्पीशीज़ में पाई जाती हैं जो स्पीशीज़ फ्री फ्लोटिंग होती हैं, जो पानी के ऊपर तैरती हैं, क्योंकि यही गैस वैक्यूल्स उत्प्लावकता बनाती हैं, जिसके कारण कि फिलामेंट पानी के ऊपर तैरता है। इन गैस वैक्यूल्स की वॉल प्रोटीन की बनी हुई होती है। इन वैक्यूल्स के अंदर मेटाबॉलिक गैसेस भरी रहती हैं। ये गैस वैक्यूल्स जो हैं वो जब लाइट की तीव्रता कम होती है तब बनती हैं और उस उत्प्लावकता को बढ़ाती हैं, जिससे कि वो पानी में तैरता रहता है। जैसे ही एकदम से अगर तेज लाइट आती है तो ये गैस वैक्यूल्स फट जाती हैं और फिलामेंट पानी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से पानी के अंदर जाकर के वो सेफ हो जाता है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर ये एक तरह से फिलामेंट की सुरक्षा करती हैं। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म के अंदर कई तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीहेड्रल बॉडीज, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज और पॉलीग्लूकोन ग्रेन्यूल्स। पॉलीहेड्रल बॉडीज जिनके अंदर की रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हेल्प करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पॉलीफॉस्फेट बॉडीज जिनके अंदर की फॉस्फेट एकत्रित रहता है। पॉलीग्लूकोन ग्रेन्यूल्स ये पॉलीसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ये तो था सेल का स्ट्रक्चर और थैलस का स्ट्रक्चर। अब ऑसिलेटोरिया के अंदर एक क्रोमैटिक अडेप्टेशन पाया जाता है। गैडुको फिनोमिना कहते हैं उसको, या कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक अडेप्टेशन कहते हैं। गाइडुकोव फिनोमिना सबसे पहले गाइडुकोव ने 1903 में दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह पड़ा है गाइडुकोव फिनोमिना। इस फिनोमिना के अनुसार साइनोफाइसी के बहुत सारे मेंबर हैं जिनको कि यदि हम अलग अलग लाइट्स के सामने ले जाएं, यदि अलग अलग तरंग दैर्ध्य की लाइट दें तो वो अपना कलर चेंज कर लेती हैं, उनकी शेड चेंज हो जाती है। उस फिलामेंट की, उस साइनोफाइसी के मेंबर की, उस प्लांट की शेड चेंज हो जाती है। यदि वो ग्रीन कलर का है जैसे, तो वो येलो हो जाता है, येलो लाइट के अंदर वो ग्रीन दिखाई देता है। इसी तरह से रेड लाइट के अंदर ग्रीन दिखाई देता है और ग्रीन लाइट के अंदर रेड दिखाई देता है। तो अपना कलर चेंज करने की जो क्षमता है, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश के प्रभाव में फिलामेंट की अपनी शेड को चेंज करने की क्षमता गाइडुकोव फिनोमिना कहलाती है। इस मैकेनिज्म के कारण एल्गी अधिक से अधिक लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है और फोटोसिंथेसिस कर सकती है। उसके बाद आता है कि इसमें ग्रोथ कैसे होती है। ऑसिलेटोरिया के अंदर इंटरकैलरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होती हैं और 1 से 2 कोशिकाएं बनाती हैं। अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, आप देखो कि ये कोशिका है एक, ठीक है, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा, यानी कि ट्रांसफर डिवीजन होगा। तो अनुप्रस्थ विभाजन जब होगा तो यहाँ से सेल वॉल जो अंदर की लेयर है, स्ट्रक्चरल लेयर है, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ संकीर्णित होगी। दोनों तरफ से वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। कौन सी वॉल? सिर्फ स्ट्रक्चरल वॉल। और धीरे 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 आपस में जुड़ जाएगी। मीनवाइल उसी समय इसका साइटोप्लाज्म भी आधा आधा होने लग जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल भी आधा आधा हो जाएगा और एक धीरे धीरे ये सेप्टा कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 से 2 सेल बन जाएंगे, लेकिन सेप्टा के बीच बीच में ये छिद्र उपस्थित रहते हैं। इन छिद्रों के कारण एक कोशिका का साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका के टच में रहता है। सेल्स बढ़ती जाएंगी और फिलामेंट की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। चूंकि इसके अंदर कोशिका पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाती, उसके बीच में ये छिद्र पाए जाते हैं जिसको कि हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। इसके कारण इस समसूत्री विभाजन को कई बार अमाइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं या प्रिमिटिव माइटोसिस भी कहते हैं। और आगे डायग्राम में हम देखें, ये तो थाइलेकोइड्स हैं। ये देखो, ये सेप्टा बनने शुरू हुए, यहाँ पर ये सेप्टा बन रहे हैं, ये कोशिकाएं हैं। अब इस कोशिका के अंदर विभाजन हो रहा है तो ये सेप्टा अंदर की तरफ बनने शुरू हुए। यहाँ पर आप ये देखो, ये सेप्टा अंदर की तरफ बनने शुरू हुए।
धीरे धीरे ये सेप्टा पूरे बन जाएंगे और 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर यहाँ पर भी ये विभाजन शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी ये विभाजन शुरू हो रहा है। तो 1 से 4 कोशिकाएं इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 1 बाय 1 सेल्स डिवाइड होती रहेंगी समसूत्री विभाजन से। अनुप्रस्थ भित्ति, इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ भित्ति। इस भित्ति को बनाने में मिडल लेयर और आउटर लेयर का कोई योगदान नहीं होता, केवल अंदर की स्ट्रक्चरल लेयर ही इस भित्ति को बनाती है। ये देखो यहाँ पर भी ये 1 से 2 कोशिकाएं, ये सेप्टा बन रहा है बीच में, और बीच में ये सेप्टा जगह जगह से ब्रेक रहता है प्लाज्मोडेस्माटा के कारण। उसके बाद आता है मूवमेंट इन ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया के अंदर बहुत धीमी गति पाई जाती है, लेकिन बहुत लय के अंदर होती है, रिदमिक होती है और एक्टिव मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्वतः गति होती है इनके अंदर। इन मूवमेंट्स के इन गति में ऑसिलेटोरिया में फ्लैजिला तो होते नहीं है, तो पूरा का पूरा थैलस जो है, पूरा का पूरा जो फिलामेंट है, वो अपने आप एक लय के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट करता है। ये जो मूवमेंट है इसके अंदर जो गति है वो टेम्परेचर, पीएच, विस्कोसिटी और प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। ऑसिलेटोरिया में मुख्यतः 3 तरह की मूवमेंट्स पाई जाती हैं, 3 तरह की गतियां पाई जाती हैं। सबसे पहले ऑसिलेटोरी मूवमेंट, जिसको कि हम दोलन गति भी बोलते हैं। दोलन गति हमने देखा है घड़ी का पेंडुलम कैसे वो मूव करता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। उसी तरह से ऑसिलेटोरी का फिलामेंट एक धरातल से एक जगह से अपने पश्च भाग से अटैच हो जाता है और अग्र भाग जो है वो मूवमेंट करता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, वो मूवमेंट करता है। इससे थोड़ा थोड़ा वो धरातल से खिसकता जाता है और उसके अंदर ऑसिलेटोरी मूवमेंट पाई जाती है। इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है ऑसिलेटोरिया। सेकेंड मूवमेंट है ग्लाइडिंग मूवमेंट और क्रीपिंग मूवमेंट। ये मूवमेंट रिदमिक मूवमेंट होती है। किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर ये जब उपस्थित होता है तो ये आगे की तरफ गति करता है, आगे पीछे, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, इकट्ठा होता है, फिर फैलता है, फिर इकट्ठा होता है, फिर फैलता है। तो इस तरह से ये आगे पहले यहाँ पे इकट्ठा हुआ, फिर फैला, फिर इकट्ठा हुआ, फिर फैला, फिर ये इकट्ठा हुआ, फिर फैला। तो इस तरह से करके जो मूवमेंट होती है उसको हम रिदमिक मूवमेंट कहते हैं। ये आगे पीछे की मूवमेंट होती है। दोलन गति में ये राइट लेफ्ट मूव करता है और ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर ये आगे पीछे मूव करता है। इसके अलावा कई बार जब दोलन गति हो रही होती है उस समय ये बेंडिंग मूवमेंट भी करता है। इसकी टिप जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद वो अपने धरातल छोड़ती है, जिसके कारण कि इसके अंदर मूवमेंट हो जाता है। तो मेनली जो मूवमेंट के कारण बताए गए हैं, बहुत सारे इसके कारण बताए गए। किसी ने कहा कि इसमें इसलिए मूवमेंट होता है, किसी ने कहा इसमें इसलिए मूवमेंट होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए। उन सबका कंक्लूजन ये निकाला गया कि हो सकता है कि ट्राइकोम के ऊपर छोटे छोटे इनविजिबल अदृश्य सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे अदृश्य सीलिया पाए जाते हैं। इसके अलावा वेस्ट ने कहा कि इसकी कोशिकाओं में कुछ सिक्रीट होता है, जिलेटिनस मटेरियल सिक्रीट होता है, जो कि इसके दोनों तरफ होते हैं। पोर्स इसकी वॉल के दोनों तरफ होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसकी वॉल के दोनों तरफ, स्पाइरल क्रम में, मतलब स्पाइरल क्रम में इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि जिलेटिनस सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। उनके स्पाइरली अरेंज होने के कारण इसके अंदर जो मूवमेंट है वो रोटेटरी मूवमेंट होता है, ये गोल गोल घूर्णन गति करता है। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट के वॉल्यूम में चेंज के कारण भी ट्राइकोम के अंदर रिदमिक मूवमेंट पाया जाता है, कि उसमें पहले एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन, पहले वो फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर वो सिकुड़ता है, जिससे कि वो आगे पीछे गति करता है। तो ये तो थी ऑसिलेटोरिया के अंदर विभिन्न प्रकार की मूवमेंट, विभिन्न प्रकार की गतियां। अब आता है लास्ट हमारा पॉइंट, रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया, यानी कि ऑसिलेटोरिया में जनन। ऑसिलेटोरिया में ना तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ना तो अलैंगिक जनन पाया जाता है, ना ही लैंगिक जनन पाया जाता है। ये केवल और केवल वेजिटेटिव मेथड से, कायिक विधियों से जनन करता है, वो भी बहुत सिंपल सी हैं।
पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन के द्वारा। किसी भी कीट या जंतु के काटने से या यांत्रिक क्षति के कारण फिलामेंट एक से दो हिस्सों में टूट जाते हैं। ये दोनों, एक हिस्सा हो, दो हिस्से हो, तीन हिस्से हो, जितने भी हिस्सों में टूटे, हर हिस्सा अपने आप में एक नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। सेकंड आता है बाय हार्मोगोनिया। हमने जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था जनरल में, जनरल कैरेक्टर्स में, उस समय भी बताया था हार्मोगोनिया क्या है। फिलामेंट जो है कई बार बीज की किसी भी कोशिका के गलने के कारण, बीच बहुत सारी कोशिकाएं हैं एक साथ फिलामेंट के अंदर, उनके बीच बीच में कई बार कोशिकाओं की डेथ हो जाती है और वो जिलेटिनस सब्सटेंस बना देती है। तो आगे बीच बीच के जो हिस्से होते हैं वो कहलाते हैं हार्मोगोनिया। ये हार्मोगोनिया पादप से अलग हो जाते हैं और एक नया फिलामेंट, एक नए ऑसिलेटोरिया बनाने में सक्षम होते हैं। ये जो बीच की जो सेल है जो डेड हो जाती है उसको हम कहते हैं नेक्रीडिया। ये देखो, इसमें हम दिखाते हैं, ये पूरा फिलामेंट था पहले, इसके अंदर ये बीच की सेल डेड हो गई, इसकी डेथ हो गई, यहाँ पर ये बीच की सेल की डेथ हो गई, जैसे ये है डेथ हो गई, ये डेथ डेड हो गई सेल, और ये भी डेड हो गई सेल। अब ये जिलेटिनस सब्सटेंस बन गया, इसको हम कह देते हैं नेक्रीडिया या सेपरेशन डिस्क। ये पानी एब्जॉर्ब करके अलग हो जाती है, तो ये एक टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया, और इधर नीचे का टुकड़ा अलग हो गया। तो इस तरह से तीन टुकड़े बन गए। ये तीनों टुकड़े क्या कहलाए? हार्मोगोन्स। अब ये तीनों टुकड़े बार बार अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होकर के नया प्लांट बना देते हैं। तो इस तरह से ऑसिलेटोरिया के अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है, केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। अगर लाइफ साइकिल को देखें तो ऑसिलेटोरिया की लाइफ साइकिल बिल्कुल सिंपल है। ऑसिलेटोरिया खुद भी हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, और हार्मोगोनिया बनाता है, वो भी अगुणित होते हैं, टुकड़े होते हैं तो वो वैसे ही सेल के होते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी अलग से नहीं, सिर्फ सिंपल लाइफ साइकिल है इसकी। ऑसिलेटोरिया में दो तरह से रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया। तो ये तो था हमारा पहला मेंबर ऑसिलेटोरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, नील हरित शैवालों के अंतर्गत आता है, और इसको हम साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी क्लास के अंदर रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे नॉस्टॉक। थैंक यू वेरी मच।